हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जनवरी 2023 के दूसरे हफ्ते की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो जनवरी 2023 के सेकेंड वीक में यानी कि 8 से लेकर के 14 जनवरी के बीच में करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी हम लोग आज की इसी एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग 8 से 14 जनवरी के हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 जनवरी तक की जो करंट अफेयर्स है उसको फर्स्ट वीक की वीडियो के अंदर देखा था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बस आपको ध्यान से अंत तक देखना है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है ये हर साल 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को भारत के स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद जी को भारत में यूथ आइकन के रूप में जाना जाता है और इसी के चलते नेशनल यूथ डे जो है ये इनकी जयंती पर मनाया जाता है। इस बार के राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विकसित युवा विकसित भारत, यानी कि अगर देश का युवा विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय युवा दिवस होता है भारत में, इसी तरीके से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये कब होता है? ये होता है 12 अगस्त को। तो दोनों आपको याद रखने हैं, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। भारतीय मूल की एक व्यक्ति हैं मनप्रीत मोनिका सिंह और इनको अमेरिका के अंदर वहां पर जज बनाया गया है और इस तरीके से ये अमेरिका में पहली महिला सिख जज के रूप में अपॉइंट की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखिएगा, मनप्रीत मोनिका सिंह। हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है जिसका टाइटल है जादूनामा, जावेद अख्तर की यात्रा। आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा है। तो जादूनामा नाम की जो बुक है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, ये भारत के मशहूर कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के जीवन के बारे में लिखी गई है और इस बुक को लिखा है अरविंद मंडलोई ने। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि किनके ऊपर यह बुक लिखी गई है जादूनामा, ये बुक जावेद अख्तर के बारे में है और इस बुक को लिखा है अरविंद मंडलोई ने। तो लेखक का नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। मार्च 2023 में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में साल 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और इसी के चलते मार्च 2023 में जो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो नई दिल्ली में जो G20 के मेंबर कंट्रीज हैं, साथ ही भारत ने जिन जिन कंट्रीज़ को G20 के चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है उन देशों के विदेश मंत्री जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है और इसमें 20 कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 19 तो अलग अलग कंट्रीज हैं जिनमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन है वो एक संगठन के रूप में इसमें शामिल है। तो 19 इंडिविजुअल कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन जो है ये दोनों मिला करके G20 के मेंबर हैं। हाल ही में 11 और 12 जनवरी को इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदौर। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है जो कि पूरे भारत का सबसे साफ शहर भी है, यहीं पर हाल ही में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होती है इसका मेन मकसद होता है कि राज्य के अंदर निवेश को आकर्षित करना और ये समय समय पर देश के तमाम राज्यों के अंदर आयोजित होती रहती है। जैसे कि नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी महीने में ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी होने वाली है। तो अभी हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश नाम से और इसकी थीम रखी गई थी मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। यहाँ पर एक और चीज़ हुई है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान,
इन्होंने राज्य के अंदर निवेशकों के सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि वो आसानी से निवेश कर सके राज्य में। उस पोर्टल का नाम है इन्वेस्ट एमपी पोर्टल। तो इन्वेस्ट एमपी पोर्टल जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। 7 जनवरी 2023 से किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो गया है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बिहार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि राज्य के अंदर कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा और वो अभी शुरू हो चुका है। 7 जनवरी 2023 से ये सर्वेक्षण शुरू हुआ है और मई में ये संपन्न होगा। तो जनवरी से लेकर के मई के बीच में 2 चरण में बिहार के अंदर ये जातिगत सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें लोगों से उनकी जाति और उपजाति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। इसके अलावा बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। इस समय बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि पिछले ही साल जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और राष्ट्रीय जनता दल के साथ में मिल करके गठबंधन सरकार बनाई थी। फिर ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की Q1 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को क्या स्थान मिला है? जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है इससे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, और ये जो रिपोर्ट होती है ये तिमाही आधार पर जारी की जाती है, यानी कि हर 3-3 महीने में ये जारी होती है। तो Q1 की रैंकिंग हाल ही में जारी हो चुकी है और इसके हिसाब से भारतीय पासपोर्ट को दुनिया में 85वें स्थान पर रखा गया है, क्योंकि जो भारत के नागरिक हैं वो 59 कंट्रीज़ में बिना किसी पूर्व वीज़ा के जा सकते हैं। वहीं जो जापान देश है, जापान पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको 193 कंट्रीज़ में बिना किसी पूर्व वीज़ा के जाने की इजाज़त है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है? तो केसरी नाथ त्रिपाठी जो थे ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और सन 2014 से लेकर के 2019 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ही पूर्व राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो कि आज के समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। वैसे अभी के समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो करेंटली जो राज्यपाल हैं उनका नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। डॉक्टर सीवी आनंद बोस जो हैं वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है? तो फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है केरल राज्य। हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने इसकी घोषणा की है। हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा यानी कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसमें चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है एक भारतीय मूल के व्यक्ति को, जिनका नाम है AC चरानिया। तो AC चरानिया को अपॉइंट किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं जो AC चरानिया हैं ये नासा के जो वर्तमान प्रशासक हैं बिल डेंसन, उनके ये सलाहकार होंगे। यानी कि नासा के हेडक्वार्टर में ये नासा के प्रशासक जो हैं बिल डेंसन उनको सलाह देंगे। नासा की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर और इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो हैं ये हर साल अमेरिका के अंदर प्रदान किए जाते हैं और 2023 में ये अनाउंस हो चुके हैं। 10 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट की गई है अमेरिका के अंदर। तो इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो पुरस्कार है वो एक भारतीय गीत को मिला है जिसका टाइटल है नाटू नाटू। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाटू नाटू नाम का ये जो सॉन्ग है ये RRR मूवी के अंदर है, जो कि 2022 के अंदर रिलीज हुई थी और ये एक तेलुगु मूवी है, ये भी आपको याद रखना है। इस बार के गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के अंदर RRR मूवी जो है इसको 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। एक तो बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म, जिसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी कहा जाता है, इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, और दूसरी कैटेगरी है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की। इसमें नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है इसी में इसने पुरस्कार जीता है। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का पुरस्कार ये नहीं जीत पाई है।
तो 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जबकि जीता है इसने सिर्फ एक कैटेगरी में, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। यहाँ पर आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर हैं, यानी कि इन्होंने नाटू नाटू सॉन्ग के अंदर संगीत दिया था, जिन्होंने अवार्ड फंक्शन के दौरान ये अवार्ड रिसीव किया है। इनका नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, इनका नाम है MM कीरावानी। अब मैं आपको बताऊंगा अष्टवी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि इस बार 80वां संस्करण जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का, वो आयोजित किया गया था। ये अमेरिका के अंदर दिए जाते हैं, बेवर्ली हिल्स के अंदर ये 10 जनवरी को प्रदान किए गए हैं। इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर का जो अवार्ड है, यानी कि बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है, ड्रामा कैटेगरी में मिला है द फेबल मैन्स नाम की मूवी को। इसी तरीके से म्यूजिकल या कॉमेडी की श्रेणी में जो सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है, वो दिया गया है द बंसीज ऑफ इनिसेरिन मूवी को। हालांकि एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर ड्रामा कैटेगरी में ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बेस्ट फिल्म इन ड्रामा बनी है द फेबल मैन्स। और इसी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग जो हैं द फेबल मैन्स फिल्म के डायरेक्टर हैं, और इनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट एक्टर इस बार के रहे ऑस्टिन बटलर, जो कि अमेरिका के अभिनेता हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है केट ब्लैंचेट को। आगे यहाँ पर जो लिखा है ये फिल्म का नाम है जिस फिल्म में इनको अभिनय के लिए पुरस्कार मिला है। तो बेस्ट एक्टर हैं ऑस्टिन बटलर और बेस्ट एक्ट्रेस हैं केट ब्लैंचेट। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार इस बार मिला है पिनोकियो फिल्म को। पिनोकियो जो है वो एक एनिमेटेड फिल्म है, और इसको इस बार बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म, जिसमें RRR मूवी को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो जीत नहीं पाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी फिल्म विजेता बनी है। अर्जेंटीना की फिल्म ने जीता है, जिसका टाइटल है अर्जेंटीना 1985। तो अर्जेंटीना के इतिहास पर ये फिल्म बनाई गई थी, जिसको बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म या फिर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का पुरस्कार मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि भारतीय गाने को मिला है, जिसका टाइटल है नाटू नाटू। और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लोगों को नाम लिखा है, एक तो MM कीरावानी जो कि इस सॉन्ग के कंपोजर हैं, यानी कि इन्होंने इसमें संगीत दिया है, और चंद्र बोस ये इस गाने के लिरिसिस्ट हैं, यानी कि इन्होंने इस गाने के बोल लिखे हैं। तो 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में आपको यही इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। इन्हीं से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको जब भी किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आपको ना तो ज़्यादा पढ़ना है ना ही कम। और उसी तरीके से मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, जो भी टॉपिक यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि प्रैक्टिस के लिए अब इस पर कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर जब आए तो आसानी से आप उसका आंसर कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। तो बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसको मिला है ड्रामा कैटेगरी में, ये दिया गया है द फेबल मैन्स को। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है। यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस मैंने लिखे हैं ये वो फिल्में हैं जिनको इसी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन विजेता कोई एक ही इसमें बनी है, और वो फिल्म है अर्जेंटीना 1985। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर किसने बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो इस बार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं ऑस्टिन बटलर। और ये कहाँ से हैं, ये अमेरिका के फेमस एक्टर हैं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुनी गई हैं केट ब्लैंचेट, और ये ऑस्ट्रेलिया की फेमस एक्ट्रेस हैं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसने बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, जो कि द फेबल मैन्स नाम की जो मूवी है जिसने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है, उसके ये डायरेक्टर हैं। 10 जनवरी 2023 को किस मंत्रालय ने लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो जय हिंद का आयोजन किया है। तो हाल ही में दिल्ली के लाल किले पर एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया था जय हिंद शीर्षक से। तो आपको बताना है कि इसका आयोजन कौन से मंत्रालय ने किया है। इसका आयोजन किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ये जो संस्था है ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था,
तो इसका इनॉग्रेशन किया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन में ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि दिल्ली के लाल किले पर जय हिंद नाम से एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया था संस्कृति मंत्रालय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और इसका उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो भारत के अंदर जो क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली संस्था है बीसीसीआई, इसकी चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं चेतन शर्मा। चेतन शर्मा। तो बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि डिसाइड करती है कि कौन से खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो उस कमेटी के हेड बने हैं चेतन शर्मा। जबकि बीसीसीआई संस्था के अगर आपसे अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो वो हैं रोजर बिन्नी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बीसीसीआई के चेयरमैन हैं रोजर बिन्नी, जबकि बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन बने हैं चेतन शर्मा। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो होता है ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, और इस इवेंट के अंतर्गत इसका मेन मकसद होता है कि दुनिया भर में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए। तो इसी कड़ी में ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस बार हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो इंदौर जो कि सबसे साफ शहर है भारत का, यहाँ पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है, और इस इवेंट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम भी रखी गई थी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल क्या है? अमृतकाल अगले 25 सालों को बोला गया है, यानी कि 2022 से लेकर के 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तो इस 25 साल के टाइम पीरियड को ही अमृतकाल बोला गया है। अब इस सम्मेलन के बारे में आपको 2 और महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं। इसमें चीफ गेस्ट कौन था अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि मुख्य अतिथि कौन था, तो वो थे गुयाना के वर्तमान राष्ट्रपति। और गुयाना कंट्री के वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो हैं ये गुयाना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और ये इस बार के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा स्पेशल गेस्ट किसको बनाया गया था, यानी कि विशेष अतिथि, तो उनका नाम है, वो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ये 2 बातें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में इस बार हुआ था, वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे गुयाना के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और समापन समारोह में भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इनको प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारत में वर्ल्ड फेमस काइट फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया जाता है गुजरात के अहमदाबाद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर न केवल भारत के बल्कि दुनिया के तमाम देशों के जो पतंग उड़ाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है वो हाल ही में आयोजित किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में, और 8 जनवरी को इसका उद्घाटन किया था गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि भूपेंद्र पटेल ने। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है कि भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी एकल इकाई तैनात की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूडान। सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन मिशन के अंतर्गत भारत ने महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी सिंगल यूनिट तैनात की है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर तैनात किया है, सूडान देश के अंदर जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 1171 भारतीय शांति सैनिकों को किस देश में उनकी असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण सूडान।
तो साउथ सूडान जो है ये सूडान का ही पड़ोसी देश है। वैसे ये सूडान से ही अलग होकर के बना था, जिसके चलते सूडान और साउथ सूडान के बीच में हमेशा से यहाँ पर दुश्मनी रहती है। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन मिशन के अंतर्गत शांति सैनिकों को तैनात किया जाता है, उनमें 1171 भारतीय शांति सैनिकों को हाल ही में सम्मानित किया गया है, क्योंकि उन्होंने साउथ सूडान के अंदर असाधारण सेवा दी है। तो ये आपको याद रखना है, साउथ सूडान के भारतीय शांति सैनिकों को हाल ही में यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसका मेन मकसद होता है कि हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रसार किया जाए। तो वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को। जबकि भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी दिवस होता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अहमदाबाद दिल्ली रूट पर चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम हाल ही में बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम एक्सप्रेस के नाम से अब इसको जाना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत के केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसका नाम जो है नया नाम रिवील किया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के अंदर है, तो ये भी आपको याद रखना है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो भारत में नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है ये हर साल मनाया जाता है 12 से लेकर के 16 जनवरी के बीच में, क्योंकि 12 जनवरी के दिन भारत के स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, जिसको नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी दिन से ये शुरू होता है और 16 जनवरी तक ये चलता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो इस बार का जो 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है वो आयोजित किया गया है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक को इसका मेजबान बनाया गया था और कर्नाटक के 2 शहरों में इसका आयोजन किया गया है, एक तो हुब्बली और दूसरा धारवाड़। हुब्बली और धारवाड़ के अंदर इस बार का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया है और खुद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हर बार इसकी एक थीम भी रखी जाती है, जो कि इस बार है विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम कंट्री कौन सा होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो है ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाता है। तो इस बार इसका 46वां संस्करण होने वाला है, जो कि 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। तो इसमें थीम कंट्री इस बार बनाया गया है स्पेन को। जो यूरोपीय देश है स्पेन, इसको थीम कंट्री बनाया गया है। छात्रों द्वारा आयोजित किया गया भारत का सबसे बड़ा उत्सव सारंग 2023 किस संस्थान में आयोजित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा छात्रों के द्वारा आयोजित किया जाने वाला जो समारोह होता है, जो उत्सव होता है, उसको बोलते हैं सारंग। और ये पिछले 3 साल से कोविड-19 महामारी के चलते नहीं हुआ था। तो अभी 3 साल के बाद ये हुआ है सारंग 2023, जो कि आयोजित किया गया है IIT मद्रास के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया है, छात्रों के द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो इसके अंदर इस बार देश के 500 कॉलेजों से छात्र आए हुए थे और उनके लिए 100 से भी ज़्यादा जो कार्यक्रम हैं वो छात्रों के द्वारा ही आयोजित किए गए थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि सारंग 2023 जो है ये आयोजित किया गया है IIT मद्रास में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर स्थित है। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में 11 जनवरी को आयोजित किया गया है? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप इस बार हो रहा है ये भारत की मेज़बानी में ओडिशा राज्य के अंदर हो रहा है। ओडिशा के अंदर 2 शहरों को इसके लिए मेज़बान बनाया गया है, एक तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला शहर। लेकिन इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ है, ओपनिंग सेरेमनी, ये इन दोनों ही शहरों में नहीं हुआ है, ये हुआ है कटक के अंदर। कटक जो है ये आप जानते हैं ओडिशा का एक शहर है और यहाँ पर एक स्टेडियम है बाराबती स्टेडियम। तो इसी में इसका उद्घाटन समारोह जो है वो आयोजित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ये है भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। यहाँ पर आप जो सबसे साइड में देख रहे हैं ये जो कछुआ है ये ओलिव रिडली टर्टल है, जो कि ओडिशा के अंदर पाया जाता है और इसी को इस बार के पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का शुभंकर बनाया गया है, यानी कि मैस्कट, और इसको नाम दिया गया है ओली।
यहाँ पे आप देख सकते हैं FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इस बार इसका 15वां संस्करण है। 13 से 29 जनवरी तक इसका आयोजन हो रहा है भारत के 2 शहरों में, भुवनेश्वर और राउरकेला। भुवनेश्वर के अंदर ये कलिंग स्टेडियम में हो रहा है और राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के अंदर, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, क्योंकि इसमें 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। कुल मिलाकर के 16 टीमें इस बार के वर्ल्ड कप के अंदर शामिल हो रही हैं। हालांकि भारत भी शामिल था, लेकिन भारत जो है वो बाहर हो चुका है। टोटल 29 मैच खेले जाएंगे और मैस्कट है ओली, जो कि एक ओलिव रिडली टर्टल है, यानी कि कछुआ है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। 10 जनवरी 2023 को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कौन से स्थान से किया गया है? तो पृथ्वी 2 मिसाइल जो है ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि इसको सरफेस से ही फायर किया जाता है और ये दूसरी तरफ सतह पर ही दूसरे अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है, क्योंकि ये कम दूरी की है तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 250 किलोमीटर ही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये जो सम्मेलन होता है ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन होता है और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। आपको पता होगा इससे पहले जो COP27 हुआ था वो आयोजित किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख में, 2022 के अंदर हुआ था। अब COP28 जो है ये 2023 के अंदर UAE के अंदर होने वाला है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को इसकी मेजबानी दी गई है। और इसी कारण से UAE के एक केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुल्तान अल जबेर, इनको COP28 सम्मेलन की अध्यक्षता दी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित मणिप्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस घराने से संबंधित थे? तो पंडित मणिप्रसाद जो हैं ये भारत के फेमस क्लासिकल सिंगर थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और ये किराना घराने से बिलोंग करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि साल 2019 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। साल 2019 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष थे? तो शरद यादव जो हैं ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। जो JDU पार्टी है 2003 से लेकर के 2016 तक ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के अध्यक्ष रहे और फिर 2018 में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड पार्टी को छोड़ दिया था और इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी जिसका नाम था लोकतांत्रिक जनता दल। हालांकि बाद में इस लोकतांत्रिक जनता दल को राष्ट्रीय जनता दल में मिला दिया गया था। तो इस तरीके से ये अपनी डेथ के टाइम पर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य थे। हालांकि इन्होंने जनता दल यूनाइटेड पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में 13 सालों तक काम किया था। 7 जनवरी 2023 को किसने नई दिल्ली के द्वारका में लद्दाख भवन की आधारशिला रखी है? तो लद्दाख भवन जो है वो बनाया जाएगा नई दिल्ली के द्वारका में और इसकी आधारशिला रखी है लद्दाख के ही जो उपराज्यपाल हैं यानी कि RK माथुर ने। RK माथुर का पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं RK माथुर, लद्दाख के उपराज्यपाल, जिन्होंने नई दिल्ली के द्वारका में लद्दाख भवन की आधारशिला रखी है। 12 जनवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा गश्ती पोत कमीशन किया गया है? तो हाल ही में जो भारत का तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, उसमें एक नया फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन हुआ है जिसका नाम है ICGS कमला देवी। ICGS कमला देवी, इसको 12 जनवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको कौन से शिपयार्ड ने बनाया है तो आपको बताना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने। ये एक शिपयार्ड है जो कि कोलकाता के अंदर बेस्ड है। तो इसी ने ICGS कमला देवी को बनाया है। भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस समय जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2022 के अंडर 15 वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जो टूर्नामेंट होता है ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, ये हर साल
ब्रिटेन के अंदर आयोजित किया जाता है। तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में इसका आयोजन हाल ही में किया गया है और इसमें अंडर 15 वर्ग में एक भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीता है जिनका नाम है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो हैं ये 14 साल की स्क्वैश खिलाड़ी हैं और इन्होंने मिस्र की सोहेला हजीम को हरा करके इस बार का ये टूर्नामेंट जीत लिया है अंडर 15 वर्ग में। अनाहत सिंह का नाम आपने पिछले साल भी सुना होगा क्योंकि जो 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ब्रिटेन के बर्मिंघम में, उसके अंदर जो भारतीय दल गया था तो उसमें सबसे कम उम्र की खिलाड़ी यही थी अनाहत सिंह। तो इस कारण से ये पिछले साल भी न्यूज़ में थी और इस बार का इन्होंने ये जो टूर्नामेंट हुआ है ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, इसमें अंडर 15 वर्ग का खिताब जीता है। हाल ही में 10 से लेकर के 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कहाँ पर आयोजित किया गया है? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो होता है ये लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। 2023 में ये 10 से लेकर के 16 जनवरी तक आयोजित हुआ है। तो क्या आंसर होगा इसका? ये कहाँ पर हुआ है पूछा गया है, तो नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इसकी थीम रखी गई है फाउंडर्स ऑफ टुडे, लीडर्स ऑफ टुमारो। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल T20 के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। भारत के फेमस खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव और इन्होंने केवल 843 गेंदों में ही 1500 रन कंप्लीट करने का ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया है। तो 843 बॉल्स में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, ये आपको याद रखना है। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले भारत के 79वें खिलाड़ी बन गए हैं एम प्राणेश। और एम प्राणेश कहाँ के हैं? ये हैं तमिलनाडु से। तो ये देखिए हाल ही में जो नए चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के अंदर, उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि लेटेस्ट कई सारे हाल ही में बने हैं तो इनको याद रखना मुश्किल हो सकता है, तो सारे मैंने यहाँ पर आपको एक साथ बता दिए हैं। टोटल 5 आपको लेटेस्ट याद रखने हैं, जैसे कि 79वें ग्रैंड मास्टर हैं एम प्रणेश। इनसे पहले 78th ग्रैंड मास्टर बने थे कौस्तव चटर्जी। फिर 77th ग्रैंड मास्टर बने थे आदित्य मित्तल। 76वें बने थे प्रणव आनंद और 75वें ग्रैंड मास्टर बने थे वी प्रणव। तो इन सब के बारे में कम से कम आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ के पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा भी पढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया है? नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है ये हर साल जनवरी के सेकेंड वीक में मनाया जाता है। तो 11 से लेकर के 17 जनवरी तक हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं 11 से लेकर के 17 जनवरी तक, और इसकी थीम रखी गई थी सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है भारत में, ये भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से है। आपको बताना है कि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना पहला एक्सोप्लैनेट खोजा है, जिसका नाम क्या है? तो नासा ने आपको पता है एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था, यानी कि अंतरिक्ष दूरबीन, जिसका नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और इसने हाल ही में अपना पहला एक्सोप्लैनेट खोजा है। एक्सोप्लैनेट का मतलब ये होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के अंदर टोटल 8 प्लैनेट हैं, यानी कि 8 ग्रह हैं। तो अगर हमारे सौरमंडल के बाहर कोई भी ग्रह खोजा जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोप्लैनेट, क्योंकि वो हमारे सौरमंडल के बाहर है, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं बाह्य ग्रह। वैसे तो अब तक कई सारे एक्सोप्लैनेट की खोज हो चुकी है, लेकिन नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने अपना पहला एक्सोप्लैनेट खोजा है, जिसका नाम है LHS 475b। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो उस ग्रह का नाम है जिसको खोजा गया है, लेकिन इस ग्रह, ये जो ग्रह है ये जिस तारे की परिक्रमा कर रहा है उस तारे का नाम है LHS 475। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। ये जो नया एक्सोप्लैनेट खोजा गया है ये हमारे सौरमंडल से 40.7 लाइट ईयर दूर है। हमारे सौरमंडल से 40.7 लाइट ईयर दूर है ये नया एक्सोप्लैनेट, जिसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। और इस एक्सोप्लैनेट की खास बात यह है कि ये हमारी धरती के लगभग समान आकार का है,
यानी कि जितना आकार हमारी धरती का है उतना ही आकार LHS 475b नाम के एक्सोप्लैनेट का भी है। द सिटीजन 2020 नामक संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में एक संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया था जिसका नाम है द सिटीजन 2022 और ये केरल राज्य के कोल्लम जिले में आयोजित किया गया था, जिसका मेन मकसद है कि केरल के कोल्लम जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला बनाना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस अभियान के अंतर्गत कोल्लम जिले के अंदर 10 साल से ऊपर की जितनी भी आबादी है उनको देश के संविधान के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान के बनने के पीछे जो इतिहास है उसके बारे में, देश के नागरिकों के पास जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। तो इस तरीके से संविधान के बारे में उनको साक्षर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को किन 2 शहरों के बीच में 13 जनवरी को रवाना किया है? तो MV गंगा विलास जो है ये देश का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। ये एक लग्जरी रिवर क्रूज है जो कि हाल ही में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में रवाना किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो ये जो रिवर क्रूज है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर के असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा और इस दौरान ये लगभग 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पर आप इसका रूट देख सकते हैं। जो MV गंगा विलास शुरू किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये शुरू होता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, फिर उसके बाद ये जाता है बिहार में, देन उसके बाद झारखंड में, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाता है। फिर बांग्लादेश में लगभग 1100 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा, फिर उसके बाद ये जाएगा आसाम के अंदर और फाइनली ये आसाम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगा। तो टोटल 51 दिनों में ये 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, जिसमें ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 62 मीटर और ये 12 मीटर चौड़ा है। इसमें सभी तरह की लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध हैं पर्यटकों के लिए और टोटल 36 पर्यटक इसमें एक बार में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि अभी जो इसकी पहली यात्रा रवाना हुई है उसमें सिर्फ 32 पर्यटक ही हैं और ये किस देश के पर्यटक हैं? ये सभी स्विट्जरलैंड के पर्यटक हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो MV गंगा विलास की पहली यात्रा शुरू हुई है उसमें किस देश के यात्री सफर कर रहे हैं? तो आपको बताना होगा स्विट्जरलैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन B यानी कि वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के तट पर इस तरीके से टेंट सिटी की स्थापना की गई है जहां पर पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेंट सिटी कहां पर बनाई गई है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। हाल ही में 12 और 13 जनवरी को किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। और पहली बार इस तरह का जो सम्मेलन हुआ है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए हुआ है। ग्लोबल साउथ शब्द जो है ये ऐसे देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि कम विकसित हैं और विकासशील देश हैं। कम विकसित और विकासशील देशों के लिए ग्लोबल साउथ वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और इन देशों के लिए हाल ही में भारत ने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम में हुआ था। तो आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया है। इसमें 120 देशों को इनवाइट किया गया था। इसकी थीम भी रखी गई थी यूनिटी फॉर वॉइस, यूनिटी फॉर पर्पस। इनमें से कौन सा देश ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करेगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत ने हाल ही में सम्मेलन किया था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट और उसी दौरान PM नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि कम विकसित और विकासशील देशों की हेल्प के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो भारत ने इसकी घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए किस परियोजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि आरोग्य मैत्री।
अभी मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया है। तो उसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति के लिए एक नई परियोजना शुरू की है जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। तो अगर विकासशील देशों को वहाँ पर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा हो या फिर मानवीय संकट हो तो ऐसी स्थिति में भारत जो है वो आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति जो है वो आरोग्य मैत्री पहल के तहत प्रदान करेगा। इसी तरीके से आपको पता होगा वैक्सीन मैत्री नाम की पहल भी भारत ने ही शुरू की थी जिसके तहत भारत ने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो 100 से भी ज़्यादा देशों को पहुंचाई थी। जनवरी 2023 में किस राज्य के जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जोशीमठ जो है ये उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है और इसको हाल ही में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में जो जोशीमठ है यहाँ की जमीन धंस रही है जिसके चलते यहाँ के घरों में क्रैक्स आ रहे हैं। तो उसी के चलते आपदा संभावित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस होंगे जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता है? तो इस बार के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म कौन रही है ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास की पहली यात्रा में किस देश के 32 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 8 से लेकर के 14 जनवरी यानी कि जनवरी के सेकेंड वीक में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।